नमस्कार प्रिय मित्रों, आप सबका स्वागत है ज्योतिष चर्चा में। और ज्योतिष चर्चा में एक लड़की की जन्म कुंडली, 12 साल की ये लड़की है, इसकी जन्म कुंडली का अध्ययन मैं आपको बताऊंगा। जब इससे पूछा गया कि इसके पेरेंट्स ने जब इससे पूछा कि आप क्या बनना चाहती है, तो बच्ची बड़ी निडरता से कहती है कि मैं जज बनना चाहती हूँ, मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूँ। अब आप सोचते होंगे कि जहां आजकल जो प्रोफेशंस में हम बात करते हैं कि जब जनरली पूछा जाता है किसी से कि क्या आप बनना चाहते हैं आगे चलकर, तो मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं, इंजीनियर बनना चाहता हूं, किसी कंपनी का सीईओ बनना चाहता हूं, गवर्नमेंट में यानी कि सरकारी नौकरी में लेना चाहता हूं, पुलिस में या आर्मी में मैं किसी बड़े पोजीशन पर मैं जाना चाहता हूं। यानी बहुत सारे ऐसे प्रोफेशन आप सुनते होंगे जो जनरली आपको सुनने को मिलते हैं। ऐसा क्यों बोला इस लड़की ने कि मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूं और मैं जज बनना चाहती हूं? यही आपको ये देखने को मिलेगा कि ज्योतिष जिसकी जो प्रेजेंस है, जो एग्जिस्टेंस है, इसको किसी भी तरह से आप नेग्लेक्ट नहीं करें, नकार नहीं सकते इसको आप। ग्रह कैसे अपना प्रभाव दिखाता है, जन्म कुंडली में जो ग्रह किसी राशि में बैठा होता है तो उसका क्या प्रभाव होता है, कैसे ग्रह अपनी एनर्जीज को डाइल्यूट करते हैं, कैसे ये मानव जीवन को प्रभावित करते हैं, कैसे व्यक्ति वही करता है जिस तरह की कुंडली में पोजीशंस होती है, यानी जिस तरह की इसकी जन्म कुंडली में प्लैनेट्स होते हैं। ये जो जन्म कुंडली आप देख रहे हैं कर्क लगन की, अगर मैं इसकी ग्रह स्थितियों के बारे में आपको बताऊं तो लग्नेश चंद्रमा है जो उच्च के होकर के 11वें घर में बैठे हैं केतु के साथ में, तो वही ठीक उसके सामने 5वें घर में राहु बैठा हुआ है। दूसरे घर में मंगल बैठा है सिंह राशि में, सूर्य की राशि में। तीसरे घर, माफ कीजिए, चौथे घर में शनि उच्च के बैठे हुए तुला राशि में। वहीं 8वां जो घर है जन्म कुंडली का, उसमें कुंभ राशि में, यानी कि वहां पर सूर्य बैठे हुए हैं। 9वें घर में नीच का बुध बैठा है, तो वहीं 10वें घर में शुक्र और गुरु बैठे हुए हैं। अब आप इस जन्म कुंडली को देखेंगे तो आपके मन में जो प्रश्न आता है वो यही आप सोच रहे होंगे कि क्यों इसने बोला, इस बच्ची ने, कि मैं जुडिशरी में जाना चाहती हूं, जज बनना चाहती हूं। देखिए, जैसा मैं हमेशा आपको बताता हूं, लग्न जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, इंपॉर्टेंट तो 12 हाउसेज होते हैं, और आपको देखने को भी मिलेगा कि जिस तरह से लगन इंपॉर्टेंट हो रहा है, जिस तरह से उसी तरह से कुछ ऐसे ग्रह भी हैं जो जुडिशरी के लिए जाने जाते हैं, जो उनके रिप्रेजेंटेटिव होते हैं वो भी बहुत स्ट्रांग है। लेकिन लग्न जो आपका मुख्य भाव होता है, जन्म कुंडली का हाउस होता है, वो चंद्रमा का लगन है। चंद्रमा इमोशनल प्लानेट है, आपके मन का प्रतिनिधित्व करता है, ये आपके मन को रिप्रेजेंट करता है। डेप्थ जो आपका मन है, सबकॉन्शियस, उसको ये रिप्रेजेंट करता है। चंद्रमा से पीड़ित प्रभावित जो व्यक्ति होते हैं, यानी कि जिनका लग्न जो है वो कर्क लगन हुआ है, चंद्रमा अगर लग्न में भी बैठा है तो भी आप इसको मान सकते हैं। तो कुल मिलाकर के जो कर्क लगन वाले व्यक्ति होते हैं, ये भावना प्रधान होते हैं, इमोशनल होते हैं, नर्चरिंग टेम्परामेंट के होते हैं, यानी दूसरों को पालन पोषण करना, दूसरों का भला करना, दूसरों के प्रति अच्छा सोचना। अब चूंकि लग्नेश चंद्रमा जाकर के 11वें घर में बैठा हुआ है, 11वां जो घर होता है जन्म कुंडली का, ये आपके कॉन्शियस यानी सोशल कॉन्शियसनेस का होता है। आपका जो समाज है, आपके अलावा इस दुनिया में जो भी वो आप समाज ही है आपका। तो यानी आपकी जो सोशल कॉन्शियसनेस है वो आपका 11th हाउस है, उसका सीधा कनेक्शन आपके लग्नेश यानी चंद्रमा से हुआ है। अब चूंकि चंद्रमा इस लग्नेश हुआ है यहां पर, तो व्यक्ति की चाह क्या है, तो दूसरों यानी जनता के प्रति कुछ अच्छा करना, उसको न्याय दिलाना, उसको उन चीजों का आभास कराना जिनसे कि वो उपेक्षित है, जो कहीं ना कहीं इस समाज में दिखाई भी पड़ता है। और इस बच्ची ने भी कहीं ना कहीं अनुभव किया होगा कि जो लोग जिन चीजों से वंचित है वो है सबसे ज्यादा न्याय। तो चंद्रमा का 11th हाउस में केतु के साथ बैठा, या केतु के साथ में जो चंद्रमा बैठा, तो आप सोचते होंगे क्योंकि सूर्य चंद्रमा जब भी राहु केतु के साथ बैठते ग्रहण स्थिति बनती है, निसंदेह बनती है। लेकिन यहां पर चंद्रमा को कोई खास बुरा यहां पर नहीं होने वाला है, यानी कि यहां पर केतु बल्कि 10 गुना चंद्रमा का जो उच्चत्व है, यानी उच्च का जो प्रभाव है एक्सॉल्टेशन का, उसको यहां पर बढ़ा दे रहे हैं। ये बच्ची पिछले जन्म में कुछ ऐसे ही अच्छे कर्म इसने किए, क्योंकि चंद्रमा जिस ग्रह के साथ बैठा वो केतु है, और केतु यानी कि पिछले जन्म से ही सबकॉन्शियस में ऐसा कुछ ग्रहण करके ये बच्ची लाई है, जो कि कहीं ना कहीं समाज में ये उसको आगे बढ़ा देना चाहती है। इस जन्म कुंडली में एक ब्यूटी आप देखेंगे कि
चंद्रमा जो कि चौथे घर का नेचुरल जोडिएक का स्वामी होता है वो एक्सॉल्ट हुआ है तो 11th हाउस में। शनि जो कि 11th हाउस का नेचुरल जोडिएक का स्वामी होता है, लॉर्ड होता है, वो एक्सॉल्ट हुआ है तो 4th हाउस में। चंद्रमा जो कि जनता का भी प्लानेट है और शनि जो कि मास पॉपुलेशन, बहुत जो एक समुदाय होता है यानी मैनी पीपुल यानी समुदाय पॉपुलेशंस, मास पॉपुलेशंस का वो प्लानेट है शनि। चौथा घर क्योंकि वो काल पुरुष में चंद्रमा का होता है, चौथा घर जो जनता का भाव है। तो चौथे घर का शनि का और जो चंद्रमा का आपस में जो संबंध बना हुआ है, और आप ब्यूटी देखिए कि दोनों ही ग्रह उच्च के हैं और दोनों ही जो ग्रह वो आपस में इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि एक तो लग्नेश है चंद्रमा, दूसरा शनि जो है वो यहां पर 11th हाउस का नेचुरल जोडिएक का वो स्वामी भी बनता है। तो शनि का और चंद्रमा का जो खास संबंध है यही इस लड़की को प्रेरित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है जज बनने के लिए। इसमें और भी प्रभाव है, मैं आपको बताता हूं। देखिए, इस कुंडली का जो सबसे योग कारक प्लानेट है, जो की प्लानेट, जो कारक प्लानेट है वो है मंगल। तो कर्क लगन वालों के लिए मंगल हमेशा अच्छा ग्रह होता है। दशमेश होकर के 10th हाउस का लॉर्ड होकर के मित्र राशि में, सिंह राशि में, राज सत्ता की वो राशि है लियो, दूसरे घर में जाके बैठा हुआ है। गुरु से और शुक्र से वो ट्राइन में है, शनि से वो तात्कालिक मित्रता में है। यानी कि शनि का और गुरु और शुक्र का वो आपस में अच्छा संबंध यहां पर मंगल के साथ बना हुआ है। वहीं अगर शनि के साथ दूसरे संबंधों को देखें ग्रहों में, तो सूर्य जो है वो बहुत अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है, यानी कि ट्राइन में नवम पंचम योग में बैठा हुआ है। आप देख रहे होंगे कि यहां पर अष्टम में सूर्य बैठा है। अच्छा कैसे है? अष्टम में सूर्य को कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि सूर्य आत्मा है और आत्मा कभी मरती नहीं है। अष्टम जो स्थान है, 8वां जो घर है जन्म कुंडली का, वो आयु का है, आयु नाश का है। तो वहां पर चंद्रमा को जो खास नुकसान होता है, क्योंकि चंद्रमा मन का ग्रह होता है, वहां पर जो व्यक्ति के मन है उसमें एक लोनलीनेस, उदासीनता आ जाती है, मन विक्षिप्त हो जाता है। उसी प्रकार से सूर्य को यहां पर कोई हानि नहीं होती है। सूर्य यहां पर जाके तटस्थ हो जाता है, यानी न्यूट्रल हो जाता है। तो सूर्य का संबंध यानी 2nd हाउस के लॉर्ड का 10th हाउस के लॉर्ड का आपस में समसप्तक है। वहीं शनि का और राहु, शनि का, शुक्र का और गुरु का आपस में समसप्तक है। ये बहुत अच्छी ग्रह स्थितियां इस कुंडली में बनी हुई है। अब राहु की बात करें तो 5वें घर में जो राहु बैठा हुआ है मंगल के घर, मंगल की राशि में है, ये अति उत्तम स्थिति है। 5वें घर का राहु जो होता है, क्योंकि राहु एक खोजी प्लानेट है। राहु आपका जो जीवन है, जिस जीवन में आप हैं, जिसको आप जी रहे हैं, उसकी जो डायरेक्शंस हैं, किस डायरेक्शंस में आपका जीवन जाने वाला है, किस डायरेक्शन में आप सोचने वाले हैं, किस तरह की सोच आप रखने वाले हैं, क्रिएटिविटी आपकी कैसी होने वाली है, ये सब राहु है। और इन सब चीजों का संबंध जो भाव होता है, जो हाउस होता है, वो 5th हाउस होता है। तो राहु का 5वें घर में बैठा यहां पर अति उत्तम स्थिति है। और ये मंगल की राशि में बैठा है, तो मंगल यहां पर बहुत की प्लानेट तो है ही इस जन्म कुंडली का, और ज्यादा हो गया क्योंकि उसकी एक राशि में तो गुरु बैठ गया, शुक्र बैठ गया, और एक राशि में उसके मंगल बैठ गया। तो यहां पर जो, माफ कीजिए, राहु बैठ गया। तो राहु, गुरु और शुक्र का जो प्रभाव मंगल लेकर के दूसरे घर में बैठा है, ये बोल्डनेस देता है स्पीच में। अगर दूसरे घर में मंगल जैसा ग्रह बैठा हो, वो सिंह राशि में, तो ऐसे जो व्यक्ति होते हैं, इनकी जो स्पीच होती है उसमें बोल्डनेस होती है। 5वें घर का स्वामी है मंगल, तो रैशनलिज्म यानी कि मतलब तार्किकता, वाद विवाद की स्थिति, यानी वाद विवाद में कितना अच्छा व्यक्ति करेगा, डिबेट्स में कितना अच्छा करेगा। क्योंकि जिस तरह का प्रोफेशन है जुडिशरी, उसमें डिबेट्स और आप कितना अच्छा सोच सकते हैं, आप कितना इन डेप्थ सोच सकते हैं, जो आप सोच रहे हैं, जो डिसीजंस आप लेंगे या देंगे, उसके आउटकम्स क्या हो सकते हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं, उसके दुष्परिणाम क्या हो सकते हैं। यानी इतनी सोचने की जो क्षमता होती है, कोई व्यक्ति इतना अच्छा सोच पाएगा, उतना कॉन्फिडेंस उसमें होगा, तभी तो वो इतने अच्छी पोजीशन पे जाना चाहेगा। तो आपने देखा कि जन्म कुंडली में ग्रह किस तरह से प्रभाव अपना दिखा रहे हैं। जिस तरह के ग्रह जन्म कुंडली में होते हैं, व्यक्ति की जो मनोवृत्ति होती है, जो मानसिकता होती है, उसी तरह की होती है। यहां पर नीच का जो तीसरे घर का स्वामी बुध जो 9वें घर में जाके बैठा है, कोई खास यहां पर बुरा करने वाला नहीं है। हालांकि बुध जो होता है तीसरे घर का स्वामी है, क्योंकि अपने ही घर को देखता तो पराक्रम में वृद्धि करेगा, एफर्ट्स में वृद्धि करेगा, यानी व्यक्ति जो होगा वो कर्मठ होगा। 9वें घर में बुध होने से यहां पर मेंटालिटी यानी मानसिकता जो है कहीं ना कहीं धर्म के प्रति है, धर्म। और क्योंकि 12वीं साइन में बैठा है, मत भूलिएगा 12 में जो साइन होता है, पाइसेस जो साइन होता है, नेचुरल जोड़ी का 12th हाउस में होने से, यानी मेंटालिटी में, मानसिकता में, जो एक सबकॉन्शियस में दूसरों के प्रति कुछ अच्छा करना, यानी पिछले जन्म के जो कर्म इस बच्ची ने अच्छे किए हैं,
उसी को आगे बढ़ाना, उसको धर्म से जोड़ना, लोगों यानी उसको उन्हीं चीजों को भाग्य बनाना, ये इस जन्म कुंडली की ब्यूटी है। तो ये जन्म कुंडली जिसमें कि ग्रहों की स्थिति आप देख रहे हैं, चौथे घर में शनि बैठा, मैं हमेशा कहा करता हूं जब भी चौथे घर में शनि होता है, ये मैरिड लाइफ में खास करके आपका जो खुशियां यानी कि आपकी हैप्पीनेस इन द मैरिज या फिर आपका जो घर है उसमें हैप्पीनेस जो होती है उसमें एक कमी करता है, डिले मैरिज में करता है, और परेशानी, नाना प्रकार की परेशानियां आपको जीवन में देखने को मिलती है। परिवार में आपको कोई ना कोई डिस्प्यूट प्रॉपर्टी में देखने को मिलता है, यानी कि आपका जो पारिवारिक जो माहौल है वो सुकून वाला नहीं रह पाता है। लेकिन चूंकि शनि यहां उच्च का होकर के बैठा है और गुरु शुक्र से भी वो दृष्ट है, शनि चंद्रमा यहाँ पर, शनि माफ कीजिएगा सूर्य और चंद्रमा यहाँ पीड़ित नहीं है, बाकी ग्रहों से अच्छा संबंध यहाँ पर बना हुआ है। और आप ये मत भूलिएगा कि यहाँ पर शनि उच्च का होकर के बैठा हुआ है, यानी एक वरदान की तरह है। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं यानी शनि, जिनका शनि उच्च का होता है, इन्होंने पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म जो किए होते हैं उसी का ही ये फल होता है कि शनि उच्च का होता है। आप सोचिए कि जब 2.5 साल एक राशि में रहता है शनि, तो एक ही बार ऐसा होता है कि शनि तुला राशि में 2.5 वर्ष के लिए आता है। उस समय पर जो व्यक्ति जन्म होता है यानी कि वो खास लोग होते हैं इस जन्म में, भाग्यशाली तो वो होते ही हैं। कुछ ऐसे कर्म जो पिछले जन्म में वो करके आए होते हैं, उन्हीं का ही फल इस जन्म में उनको देखने को मिलता है। तुला राशि में अगर यानी उच्च का शनि हो तो ऐसे व्यक्ति वाइज मैन कह सकते हैं, वाई यानी आदर्श होते हैं। आदर्शवादिता, एथिक्स, वैल्यूज इनके पहले पैरामीटर्स होते हैं, यानी इनको हमेशा आगे लेकर के चलने वाले होते हैं। दूसरों के साथ में हमेशा अच्छा संबंध स्थापित करते हैं, दूसरों के साथ में डील करना इनको बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि ये तुला राशि यानी शुक्र की डिप्लोमेटिक राशि है। और यहां पर शनि जब उच्च के होते तो ऐसा व्यक्ति जो होता है अपने एक्सपीरियंस को दूसरों के साथ डील करने में यूज करता है। सही न्याय क्या हो सकता है और न्याय की क्या परिभाषा हो सकती है? शनि क्योंकि न्याय के वो प्लानेट है और तुला राशि जो कि न्याय की राशि है, इसलिए शनि यहां पर बहुत अच्छा कह सकते हैं कि फील करते हैं, यहां पर एग्जॉल्टेड वो होते हैं। तो निसंदेह जो ग्रह स्थिति इस जन्म कुंडली में बनी हुई है बच्चे की, ये निसंदेह ही इसको जुडिशरी में ले जा करके रहेगी। अब चूंकि दशाओं की अगर मैं बताऊं तो दशाएं जो है इस बच्चे की, यहां पर राहु की महादशा चल रही है, तो राहु की महादशा अभी 4 साल की निकल चुकी है 2020 से, और यहां पर 14 साल बचे हुए हैं। जब ये बच्ची 26 साल की होगी तो इस पर गुरु की महादशा आएगी, और गुरु की जब महादशा आएगी तो गुरु भाग्येश है, भाग्य का स्वामी है, और जाकर के 10th हाउस में बैठा हुआ है। तो निसंदेह उस समय पर 26 साल की उम्र में भाग्य की प्रबलता होगी, भाग्य इसका साथ देगा, भाग्य खुलने वाला है इसका। गुरु की महादशा बहुत अच्छी रहने वाली है, इसके लिए डिग्निटी, पोजीशंस, मान सम्मान सब इसको मिलने वाला है। पेरेंट्स अगर इसके साथ देते हैं और इसी दिशा में अगर इसको पढ़ाई कराते हैं, यानी कि जो बच्ची करना चाहती है इसको मोटिवेट करते हैं, तो निसंदेह इस प्रोफेशन में बहुत अच्छा करेगी। और उसके बाद अगर मैं कहूं तो यानी गुरु की महादशा के बाद शनि की महादशा आएगी, तो शनि की जो महादशा, चौथे घर में शनि जो उच्च के बैठे 10वें घर को देखते हैं, अति उत्तम ये महादशा रहने वाली है। तो दोस्तों ये था जन्म कुंडली अध्ययन, किस तरह ग्रह जो होते हैं प्रभाव दिखाते हैं जन्म कुंडली में। कैसा लगा आपको एनालिसिस, क्या आप सोचते हैं, आपने क्या देखा जन्म कुंडली में, कमेंट में जरूर बताइएगा। ऐसे ही वीडियोस, ऐसे एनालिसिस सुनने के लिए, ज्योतिष से संबंधित चर्चा सुनने के लिए, ज्योतिष से संबंधित जो भी प्रश्न आपके मन में है, अगर आप चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। आगे आने वाली वीडियोस में फिर से मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।